तो हम लोग जीआईसी जीएस की जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो उसका जो पहला प्रश्न है उस पे आए। किस पदार्थ का प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग को मिटाने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर साइंस वालों के लिए बताना नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। एस्टिक अम्ल क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये आप जानते हैं। बेंजोइक अम्ल का क्या प्रयोग है? विशेषकर ये दोनों, इसका प्रयोग आपको शुद्ध करने में होता है, प्रसंस्करण उद्योग में होता है, वस्तुओं को संरक्षित करने के संदर्भ में होता है। ठीक। विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन है? तो 2021 विंबलडन फिलहाल सबसे पहले यही हुआ है। तो पुरुष एकल के विजेता आपके कौन है? बेरेटनी। इनको नोवाक जोकोविच को हराए हैं। और महिला एकल के विजेता हैं एशले वार्टी। ठीक। ये पुरुष युगल के विजेताओं में से एक हैं। ठीक। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के विजेता हैं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के विजेता कोविड वैक्सीन बनाने में सक्रियता के कारण शामरस पूनावाला को दिया गया है। और लोक कार्य के लिए यह पुरस्कार, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो शामरस पूनावाला को इस वर्ष का 2021 का यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को ध्यान रखिएगा। 6 अगस्त 2021 को आरबीआई ने सीआरआर को कितना रखा है? अगस्त 2021 को आरबीआई ने सीआरआर को कितना रखा है? आरबीआई ने अगस्त में जो बैंकिंग दरें हैं उनको परिवर्तित नहीं किया है, वो लगातार चल रही हैं उसी। तो सीआरआर, एसएलआर और सीआरआर बैंक दर, रेपो दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, ये 4% सीआरआर है। इन शब्दावलियों को भी समझ लीजिए क्योंकि ये शब्दावलियाँ भी पूछी जाती है। बैंक दर वह दर है जब कोई वाणिज्यिक बैंक किसी व्यापारिक प्रपत्र को जितने बट्टे पे खरीदता है, जब कोई व्यापारी किसी वाणिज्यिक बैंक से उधार लेना चाहता है तो वो अपने व्यापारिक प्रपत्र को वाणिज्यिक बैंक को देता है। जैसे 100 रुपये का वाणिज्यिक प्रपत्र दिया, व्यापारिक प्रपत्र दिया कोई व्यापारी किसी वाणिज्यिक बैंक को, जैसे एसबीआई को, तो एसबीआई जितने समय के लिए वह धन दिया जा रहा है, तो एसबीआई मान लीजिए इस 100 रुपये के प्रपत्र के बदले 80 रुपया उसको देता है उस व्यापारी को। तो 20 रुपया जो से इसमें अंतर है, यह एसबीआई का मुनाफा है। यानी एसबीआई एक तरह से ब्याज के रूप में यह 20 रुपया ले रहा है। अब एसबीआई को अगर धन की आवश्यकता है तो एसबीआई के पास यह व्यापारिक प्रपत्र है, इसको वह आरबीआई के पास रख कर आरबीआई से धन ले सकता है। अब जब वह आरबीआई के पास ले जाएगा तो आरबीआई इसका मूल्य 80 रुपया मान के इस पर मान लीजिए 70 रुपया देता है, तो यह आरबीआई 10 रुपया आरबीआई का ब्याज हो गया। यही बैंक दर है, यही 10 रुपया बैंक दर है, जिस पर बट्टा, पुनर्बट्टा, इसे पुनर्बट्टा बोला जाता है। एक बार तो बट्टा कट चुका है यहाँ 20 रुपया, दोबारा यहाँ 10 रुपया बट्टा कट रहा है, तो यही जो पुनर्बट्टा है यही बैंक दर है। ठीक। जो रेपो रेट है, रेपो रेट में अगर किसी अल्पकालीन सुविधाएं हैं ये,
तो अगर किसी वाणिज्यिक बैंक को अल्पकाल के लिए धन की आवश्यकता है तो वह आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई उसे धन देता है और उस धन के बदले उससे कुछ ब्याज लेगा। तो जितना दर पर वह धन देगा वही रेपो रेट बोला जाएगा। मान लीजिए 5% पे देता है तो ये 5% रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट अब यह क्यों दिया जाता है अल्पकाल में? यह इसलिए दिया जाता है कि अगर मार्केट में धन की कमी है तो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को यह देता है जिससे वाणिज्यिक बैंक अधिक से अधिक ऋण बांट सकें, जिससे मार्केट में धन आए। अगर मार्केट में बहुत तरलता है, बहुत धन है, आरबीआई उसे सोखना चाहता है, उस धन को कम करना चाहता है, तो वह रिवर्स रेपो रेट का कार्य करता है। इसमें वह वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है आरबीआई, और जब वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है तो यह हमेशा इससे कम होता है। अपने जब देगा तो ज़्यादा ब्याज लेगा, ऐसे इसको इस तरह से याद रखिए। आरबीआई अपने जब देगा तो ज़्यादा ब्याज लेगा, वो रेपो रेट है, और जब वाणिज्यिक बैंकों से लेगा धन तो उस पर कम ब्याज देगा, तो ये रिवर्स रेपो रेट है। ठीक। CRR यह जो है, बैंक जितना सावधि जमा उसके पास जितना आती है या जो नियमित जमाएं हैं तो उसका वो एक निश्चित प्रतिशत कहता है कि हमारे पास जमा कर दो, कि ऐसा ना हो कि आप कभी दिवालिया हो जाओ। क्योंकि बैंक धन ऋण बांटने के लालच में जितना धन उनके पास आ रहा है उसको वो बांट दें, पता चले कि ऋण की वसूली ना हो तो बैंक दिवालिया हो। तो ऐसे में आरबीआई कहता है कि उसका कुछ प्रतिशत मेरे पास रखें, वही 4% अभी निर्धारित है। और SLR जो है यह तरलता है, इसको जो है बैंक के पास ही जितना जमा उसके पास है उसका कुछ प्रतिशत, जैसे 18%, उनको कहा जाता है कि इसके तरल रूप में आप अपने पास रखें, रुपया के मुद्रा के रूप में रखें, स्वर्ण के रूप में रखें, तो इसे आप अपने पास रखें। ठीक। तो ये सारी शब्दावलियाँ आपकी ठीक है। ये आपका रिवर्स रेट घोषित है अभी इस समय। ठीक। और ये आपका बैंक रेट है और ये आपका CRR है। आगे चलें। 5, IMF ने जुलाई 2021 के अपने आकलन में भारत की 2021 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की है? तो IMF ने इसके पहले जो अनुमानित किया था अप्रैल में वो 12.5% अनुमानित किया था, लेकिन अब वह इसको घटाकर 9.5% कर दिया है। तो 9.5% अनुमानित किया गया है IMF द्वारा। ठीक। आगे अनुमान और घटाते हैं तो देखा जाएगा, अभी आपके एग्जाम तक वो नहीं घटने वाला है। जर्दालू आम की GI टैग, जर्दालू आम को GI टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो यह जर्दा आम भी इसे बोला जाता है, बिहार को इसके लिए जर्दालू आम का GI टैग प्राप्त हुआ है। मगरमच्छों की सर्वाधिक प्रजातियां किस राज्य में पाई गई हैं? तो मगरमच्छों की सर्वाधिक प्रजातियां आपको उड़ीसा, 3 प्रजातियां मगरमच्छों की यहाँ मिले। ठीक। कहाँ गया मेरा? उड़ीसा में 3 प्रजातियां मिली हैं मगरमच्छों की। शुभम जी गुड इवनिंग। आप लोग PDF के लिए परेशान रहते हैं तो PDF तो मिल जाएगा जब बन जाएगा तो, लेकिन आप क्लास अटेंड करें तो ज़्यादा लाभ में रहेंगे। ठीक। निम्न में से कौन सा घाटा सबसे बड़ा है? बजट घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। तो ये घाटा सबसे बड़ा छोटा जो घाटा है वो तो है ही। इन घाटों संबंधी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझें। बजट घाटा का मतलब है जब बजट पेश किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के घाटों का जिक्र किया जाता है। तो बजट घाटा
का मतलब है जो भी कुल प्राप्तियां हो रही हैं और कुल व्यय हो रहा है। बजट घाटा का अर्थ है कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। घाटा का मतलब ये होगा कुल व्यय माइनस, ये निगेटिव में होगा, घाटा है तो ये निगेटिव में होगा। तो कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। अब इस कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्तियां भी हैं और पूंजीगत प्राप्तियां भी हैं, यानी इसको ऐसे आप कर सकते हैं राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति माइनस कुल व्यय में राजस्व व्यय, राजस्व व्यय माइनस पूंजीगत व्यय। ठीक, तो ये आपका बजट घाटा है। अब राजस्व घाटा, राजस्व घाटा में सिर्फ राजस्व वाली चीजें ली जाएंगी। राजस्व घाटा में आप सिर्फ राजस्व वाली चीजें लेंगे, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, ये आपका राजस्व घाटा हो जाएगा। पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय से राजस्व घाटे से कोई मतलब नहीं है, यानी यह जो है राजस्व घाटा, बजट घाटा राजस्व घाटा से बड़ा होगा। अब यह जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा दरअसल इस बजट घाटे से सरकार क्या कर रही है उसका स्पष्ट चित्रण नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए राजकोषीय घाटे की संकल्पना सामने आई। और इस राजकोषीय घाटे में ये जो कुल प्राप्तियां हैं, जितनी भी प्राप्ति हो रही है वो कुल आय नहीं है। आपकी आय, मान लीजिए आपके घर से 10,000 रुपया मिलता है आपको आपके खर्च के लिए, तो आपकी आय 10,000 हुई। लेकिन अगर किसी सेलेक्टेड मित्र ने आपको 5,000 रुपया भेज दिया तो उस माह आपकी प्राप्त कितना हुआ? 5,000 उसने भेजा, 10,000 घर से आ रहा है, 15,000 प्राप्त हुआ। लेकिन आपकी आय 10,000 है। वो 5,000 अगर किसी मित्र से आपने उधार लिया है तो उसकी देनदारी आपके ऊपर है, उसे आपको लौटाना है। आय वो होती है जिसकी देनदारी नहीं होती है, जिसको लौटाना नहीं होता है। और प्राप्ति में आवश्यक नहीं कि सारी प्राप्तियां आपकी आय ही हो। ऐसे ही भारत सरकार के संदर्भ में है, उसकी प्राप्तियां तो मान लीजिए राजस्व प्राप्तियां हैं। राजस्व प्राप्तियां के भी कई स्रोत हैं, एक कर योग्य आय, एक कर भिन्न आय, जो कंपनियों आदि का लाभ होता है वो कर भिन्न आय है। तो कुल प्राप्तियों में जो आपकी आय है और साथ में जो आपने ऋण लिया हुआ है किसी से, तो इसमें क्या करेंगे आप? कुल प्राप्तियों और ये कुल व्यय है, तो यहाँ पर कुल आय माइनस कुल व्यय करेंगे तो वो राजकोषीय घाटा को इंगित कर देगा। तो राजकोषीय घाटा को क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा बराबर कुल आय माइनस कुल व्यय। ये सदैव ज्यादा रहेगा क्योंकि आपका व्यय ज्यादा हो रहा है, आय में से आपने वह चीज निकाल दी है जो लौटाना है, यानी ऋण वगैरह है उसको आपने निकाल दिया है, तो निश्चित रूप से बड़ी राशि होगी, तो राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा होगा। अब प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा में से जो पुराने वर्षों के ब्याज दिए जा रहे हैं वो तो आप देंगे ही देंगे, कोई भी राष्ट्र देगा। तो जो पुराने वर्षों के ब्याज दिए जा रहे हैं जो कि इस साल का दायित्व नहीं है, वो इस साल के कार्यों से वो उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उसको अगर निकाल दिया जाए, पुराने जो ब्याज दिए जा रहे हैं उसको राजकोषीय घाटा में से निकाल दिया जाए तो वही प्राथमिक घाटा होता है। ठीक, आगे चलें। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में और मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो भूमध्य रेखा आप जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर की ही बात होगी, भूमध्य रेखा के दक्षिण की बात नहीं होगी, और कर्क रेखा के आसपास की बात होगी। मकर रेखा आएगा ही नहीं इसमें, तो भूमध्य रेखा के उत्तर। ठीक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसका आंसर आप लोग बता दें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटी निम्न में से किस सीबीटी निम्न में से किस कर से संबंधित है? ये जो कर हैं आपके, इनमें से निम्न में से किस कर से संबंधित है? व्यापार कर, सीमा शुल्क, आबकारी कर, आबकारी शुल्क और आय कर। इसका आंसर आए, अच्छा इतना दिखा रहा है, हमारे में कोई नहीं दिखा रहा। गुड इवनिंग अनिल जी, रितु जी गुड इवनिंग। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बहुत ही सीधा आंसर है। थोड़ा सा आप चंद्रेश जी गुड इवनिंग, ये थोड़ा सा आप प्रश्न को ढंग से पढ़ें, आंसर आप दे देंगे इसका बड़े आसानी से। प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है इसका। कहा जा रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तो सिर्फ प्रत्यक्ष कर की ये बात करेगा। अब इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डी आंसर बिल्कुल सही अखंड प्रताप जी, डी आंसर आयकर। आयकर इसमें से प्रत्यक्ष कर है। अब प्रत्यक्ष कर क्या है? जो सीधे लिया जाए किसी से, जिसकी देनदारी, जैसे प्रत्यक्ष कर है कोई आय कर के दायरे में है ये व्यक्ति, तो यह सीधे सरकार को यह कर देगा। जैसे मान लीजिए जीएसटी, अब तो जीएसटी हो गया, जैसे बिक्री कर है, तो बिक्री कर में दुकानदार सरकार को कर देता है, और यहाँ कर कौन ले रहा है? जो सामान खरीदेगा वो ही पेड करेगा, तो वो अप्रत्यक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर आयकर। नीति आयोग का गठन कब हुआ? बहुत ही सीधा सवाल, चंद्रेश जी डी आंसर बिल्कुल सही। नीति आयोग का गठन कब हुआ? अच्छा सभी जुलाई आ गए हैं, इसमें जनवरी डी जनवरी, अच्छा उसका आंसर है 11 का आंसर, 11 नंबर का आंसर। नीति आयोग योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015, बिल्कुल सही आंसर अनिल जी, बिल्कुल सही आंसर 1 जनवरी 2015। अखंड जी 11 बी, अखंड जी आपका भी आंसर सही है 11 बी। आगे चलें। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो वो 2 बार काटेगी, ऐसे बह के ऐसे निकलेगी, तो 2 बार कौन सी नदी काटती है? 12 नंबर, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी आपकी जायरे है। यह आपको मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो। यह माही भारत की जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और माही भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, बिल्कुल सही आंसर अनिल जी। किसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटीय सीमा सबसे, मतलब राज्य नहीं मेंशन है इसमें, किसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है? राज्य भी है आपका, संघ भी है, संघ शासित क्षेत्र भी है एक। तटीय सीमा लगभग 7000
किलोमीटर की तटीय सीमा है भारत की, तो सर्वाधिक किसकी है? तो सर्वाधिक यहाँ देखें तो इसमें, इस विकल्प में आपका अंडमान होगा। सर्वाधिक तटीय सीमा लगभग 1900 समथिंग किलोमीटर अंडमान का है। उसके बाद गुजरात लगभग 1200 किलोमीटर का। तो अगर राज्य शब्द यहाँ हम दिए होते किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तब तो गुजरात सही होता, लेकिन अंडमान मेंशन हो गया है, गुजरात से लंबी तटीय सीमा अंडमान की है, तो यहाँ आपका अंडमान होगा। 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे तमिलनाडु है। ठीक, आगे चलें। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? इस प्रश्न की चर्चा पहले भी हुई थी, आपको ध्यान हो, क्लास में आप उपस्थित हो मन से, तो इसका आंसर आपको पहले मिल चुका है। तो सबसे लंबी तटीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका बांग्लादेश का लगभग 4000 किलोमीटर, 4000 से कुछ अधिक किलोमीटर की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से इसकी मिलती है। ठीक, इसके बाद आपकी चीन की, इसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर आपका म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। इतने देशों की सीमाएं भारत से मिलती है। ये 4 तो हैं ही, साथ में म्यांमार, बर्मा, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक, इतने देशों की सीमाएं भारत से मिलती हैं। 4096 किलोमीटर। तो आप अब ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। अब कभी ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश से किस किस राज्य की सीमाएं मिलती हैं, तो आपको हम उस एक दिन कहे थे कि आप बैठ के मैप से इन राज्यों को मेंशन कर लें। नहीं किए होंगे मुझे पता है। फिर मेंशन कर लें आप बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं आपका असम, पश्चिम बंगाल, साथ में त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इतने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। चीन से किसकी सीमा मिलेगी? चीन से उत्तराखंड की सीमा मिलेगी, उधर आपका लद्दाख मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा, इधर आपका सिक्किम मिलेगा, और फिर आपका इधर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो ये आपकी चीन की सीमाएं। पाकिस्तान की सीमाओं में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, फिर आपका ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सीमाएं आपकी पाकिस्तान से टच करेंगी। नेपाल की सीमाओं में उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, ये सीमाएं आपकी नेपाल से टच करेंगी। ठीक, अच्छा, भूटान से जो सीमाएं हैं, म्यांमार से जो सीमाएं हैं, वो आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये ऊपर वाले जितने स्टेट हैं, ऊपर से नीचे भारत का नक्शा ऐसा आता ना। तो ये वाला क्षेत्र आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये आपके बर्मा से टच करेंगे। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो आपकी आती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल होते हुए वो त्रिपुरा, मिजोरम से होकर निकल जाती है, यानी नागालैंड से वो नहीं आ रही है। नागालैंड से नहीं आ रही है, कहाँ जा रही है? गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर निकल जाती है। नागालैंड ऊपर पड़ जाता है। ठीक, सी आंसर बिल्कुल सही। जंतु विज्ञान के पिता माने जाते हैं। अब ये तो बायोलॉजी वालों को कुछ बताना नहीं है,
जंतु विज्ञान के पिता पुरुषोत्तम जी, सी आंसर बिल्कुल सही था। जंतु विज्ञान के पिता माने जाते हैं। आंसर आप लोग जल्दी जल्दी देते जाएं इसका। जंतु विज्ञान के पिता, सी आंसर अरस्तु। ये वनस्पति विज्ञान के पिता हैं, ये चिकित्सा विज्ञान के पिता हैं, और ये आपके वर्गीकी के पिता है। वर्गीकरण जो किया जाता है जंतुओं और पौधों का, तो उनके पिता हैं कार्ल लिनियस। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हॉर्टिकल्चर, पुष्प विज्ञान, पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी और डेंट्रोलॉजी। ठीक। तो ये आपका सब्जियों की कृषि सही है बिल्कुल। पेडोलॉजी मृद विज्ञान और डेंट्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, और इसी में एक चीज़ और डेंड्रोक्रोनोलॉजी जब जोड़ दी जाती है तो वृक्षों का जो वलय देकर उनकी आयु ज्ञात की जाती है तो उसका अध्ययन किया जाता है। ये सुमेलित नहीं है। पेडोलॉजी पुष्प विज्ञान नहीं है। पोमोलॉजी ये है। ठीक। अठारह, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? प्रतिरक्षा, जंतुओं में प्रतिरक्षा विज्ञान जो होता है तो उसके जनक कौन माने जाते हैं? 18। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन माने जाएंगे? तो इसको आप, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। लुई पास्चर आप जानते ही हैं। खोज और खोजकर्ता, जीव द्रव्य की खोज किसने की? खोजकर्ता। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, बेंड्रा, लाइसोसोम, डुबे, कोशिका विभाजन फ्लेमिंग, जीव द्रव्य डुजार्डिन। ठीक, मिला लेंगे। अब आप विकल्प में से मिला लें इसको। इनको ध्यान रखिएगा, अलग अलग भी आपसे पूछा जाएगा। तो जो बायोलॉजी वाले नहीं हैं वो विशेष ध्यान रखें, बायोलॉजी वालों तो जानते ही हैं। संसद की विभागीय अस्थायी समितियों में कितने सदस्य होते हैं? संसद की विभागीय अस्थायी समितियों में, संसद की प्रत्येक विभाग की अपनी एक समिति होती है। हालांकि सभी विभागों की अलग अलग नहीं है, एक ही समिति कई विभागों को देखती है। कुल समितियों की संख्या 24 है और इसका कार्य है विभाग संबंधी जो प्राकलन की मांगें रखी जाती हैं बजट में, उसकी छानबीन करना, उसको देखना। अन्य विभागीय जो प्रत्यावेदन होते हैं उसको देखना। तो ये संसदीय समितियों में दोनों सदनों से मिल के बनी होती है। 31 होती है, 20 लोकसभा से होते हैं और 11 राज्यसभा से होते हैं। ठीक, कुल 24 समितियां हैं। निम्न में से किस समिति को मितव्ययिता समिति बोला जाता है? निम्न में से किस समिति को मितव्ययिता समिति बोला जाता है? 20 का डी आपका आंसर सही था, 20 का सी आंसर सही था, 31 है, 24 कुल संख्या है समितियों की। निम्न में से किस समिति को मितव्ययिता समिति बोला जाता है? 21 नंबर। मितव्ययिता समिति जो
कम खर्च की सिफारिश करे और खर्च पे जो ध्यान रखे, तो यह कार्य इसमें से जो समिति करेगी उसे ही मितव्ययिता समिति बोला जाएगा। तो इसमें से जो समिति करती है वो प्राक्कलन समिति करती है, इसीलिए इसे मितव्ययिता समिति बोला जाता है। ये तीनों वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। तो इसमें मितव्ययिता का कार्य, मितव्ययिता संबंधी सिफारिश है, प्राक्कलन समिति द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति खर्च की जो ऑडिट की जाती है सीएजी द्वारा, तो सीएजी के रिपोर्टों पर यह विचार करती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को सीएजी सहायता भी करता है, हालांकि इसको सीएजी सहायता नहीं करता, सीएजी सहायता इसको भी करता है, लोक उपक्रम समिति को भी। लोक उपक्रम समिति दोनों का कार्य करती है, जैसे ये दोनों लोक उपक्रमों को छोड़कर विभागों के संदर्भ में जो दोनों कार्य करती हैं, अकेले या लोक उपक्रमों के संदर्भ में लोक उपक्रम समिति करती है, पब्लिक इंटरप्राइजेज कमेटी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये सीधा सा सवाल। स्वास्थ्य ठीक है क्या? आवाज नहीं जा रही है क्या ढंग से? धीरे आ रही? अच्छा, कहाँ धीरे जा रही है? बोल तो रहे थे। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये सवाल आप बहुत ही आसान सा सवाल है, आप कर ले जाएंगे। ये सवाल थोड़ा सा टफ तब बन जाता है जब ये कहा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक जो होती है, संयुक्त बैठक, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता उपसभापति करेंगे, सॉरी उपाध्यक्ष करेंगे। पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं तो वही करेंगे, वो नहीं है तब ये करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। ये भी अगर अनुपस्थित हैं तब उपसभापति करेंगे। ये भी अगर अनुपस्थित हैं तब संयुक्त बैठक में जितने मेंबर्स बैठे हुए हैं वो अपने में से किसी को उस बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुन लेंगे। ठीक, तो अमूमन जब पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करेंगे, ये भी नहीं है तो ये करेंगे, और ये भी नहीं है तो अपने में से मेंबर्स किसी को अध्यक्ष चुन लेंगे उस बैठक की अध्यक्षता के लिए। किसने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है? विपक्ष का जो नेता है उसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री की संज्ञा किसने दी है? तो वो आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री की संज्ञा दी है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ मंदिर हैं और उनके निर्माता हैं। शोर मंदिर, महाबलीपुरम का शोर मंदिर या तटीय मंदिर, तो शोर मंदिर महाबलीपुरम, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर, चोलेश्वर मंदिर, ये दो मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित हैं, ये दो मंदिर चोल शासकों द्वारा निर्मित हैं। तो शोर महाबलीपुरम मंदिर नंदीवर्मन प्रथम, बैकुंठ पेरुमल नंदीवर्मन द्वितीय, राज राजेश्वर राज प्रथम और चोलेश्वर विजयालय। तो इसमें यह जो विकल्प है ये गलत है। इसके निर्माता हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, या इनकी उपाधि है राज सिंह। ये राज सिंह शैली के मंदिर भी बनवाए। तो पल्लव काल में जो मंदिरों की शैलियां हैं, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली और नंदीवर्मन शैली। तो दूसरी जो शैली है राज सिंह शैली, उसके नरसिंह वर्मन द्वितीय इसके निर्माता हैं। बैकुंठ पेरुमल मंदिर के निर्माता नंदीवर्मन द्वितीय हैं, राय राजेश्वर मंदिर के निर्माता राज प्रथम हैं और चोलेश्वर मंदिर के निर्माता विजयालय हैं। ये दोनों चोल शासक हैं, ये दोनों पल्लव शासक हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? संस्थापक है, राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है और संस्थापक है। तो इंडियन एसोसिएशन सूर्यनाथ बनर्जी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन, इंडिया लीग आनंद मोहन बोस,
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। इंडियन एसोसिएशन 1876। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। इंडिया लीग 1875। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। तो इंडियन एसोसिएशन सूर्यनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन इसके अध्यक्ष हैं, यही संस्थापक भी हैं। इंडिया लीग आनंद मोहन बोस नहीं है, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। आनंद मोहन बोस यहां जुड़े हैं। ये दोनों लोग मिलकर इंडियन एसोसिएशन का गठन किए। सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर इंडियन एसोसिएशन का गठन करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में यह स्थापित हुआ था। ठीक, इसके पहले बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के पहले एक संस्था गठित हुई थी, लैंड होल्डर सोसाइटी, राधाकांत देव के नेतृत्व में। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 में हुआ था। उसके पहले बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना हुई थी। और लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को एक में मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन 1851 में हुआ। ठीक, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि आपका ये इसका गठन 43 में हुआ। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, ये दोनों 1851 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश बंगाल शब्द यहाँ से निकल जाएगा अब, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। इसी समय 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन का गठन हुआ था दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, तो चौथा अधिवेशन आप पहला अधिवेशन बम्बई में 1885। और सूर्यनाथ बनर्जी के संदर्भ में एक दो बातें और ध्यान रखिएगा कि यह जो इंडियन एसोसिएशन है सूर्यनाथ बनर्जी के नेतृत्व वाला, यही सूर्यनाथ बनर्जी 1883 में पहला इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन नेशनल जो सभा बुलाते हैं, तो पहली अखिल भारतीय सभा आपकी 1883 29 दिसंबर 1883 को बुलाई जाती है। दूसरा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में गठित होता है। इसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1883 में जो सभा सूर्यनाथ बनर्जी द्वारा बुलाई गई उसे बोला जाता है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक, 25C। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। अब इसका नाम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, इसीलिए 85 में जो कांग्रेस का गठन हुआ उसका नाम किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कांग्रेस नाम का सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये कांग्रेस जो शब्द है यह अमेरिका से लिया गया है, लोगों का समूह इसका अर्थ होता है। तो 1883 में पहला इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, 1885 में दूसरा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ और यह 25 दिसंबर को हुआ। तो इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नहीं शामिल हो सके थे, क्योंकि यहाँ उसकी अध्यक्षता वो कर रहे थे 85 में। इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहला इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की, और दूसरा जो 85 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। इसीलिए वो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सबसे पहला जो इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से आंदोलन चलाया वो सिविल सर्विस के लिए चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, इसका आंसर आप बता दें जल्दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन अनिल जी, चौथा अधिवेशन
बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा आप क्रम ध्यान रखें अपने दिमाग में। तो चौथा अधिवेशन पहला यहाँ हुआ था, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा यहाँ। जॉर्ज जूल ने इसकी अध्यक्षता की, पहला यूरोपियन जिसने इसकी अध्यक्षता की। ठीक, हालांकि ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि ये अधिवेशन इलाहाबाद में हो, लेकिन दरभंगा नरेश ने लोथर हाउस कांग्रेस को खरीद कर दिया, तो वहीं यह अधिवेशन हो सका था। और इसी में इसका विरोध सर सैयद अहमद खान ने भी किया था। शिताब राय ने कांग्रेस के मंच से आकर कांग्रेस की बुराई की थी। बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ? बंगाल विभाजन प्रभावी जो हुआ है बंगाल विभाजन के प्रभावी की तिथि 16 जुलाई, सॉरी इसमें ये वाला 19 दिसंबर इसको रहने दीजिए, इसको आप 16 अक्टूबर 1905 कर लें। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। 19 जुलाई 1905 को सरकार ने यह बताया था कि बंगाल विभाजन होगा। यह प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। पहले दरअसल 1903 में ही बंगाल विभाजन की बात हो रही थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर जुलाई 1905 में इस तरह की बात आने लगी कि बंगाल विभाजन पर पुनः विचार किया जा रहा है। तब सरकार ने 19 जुलाई 1905 को ये बताया कि हाँ, बंगाल का विभाजन होगा। ठीक, यह जो 7 अगस्त वाली तिथि है, इसी दिन टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी बंगाल विभाजन के विरोध में। अभी विभाजन हुआ नहीं था, लेकिन ये बात तो तय हो गई थी कि होगा, तो उसके लिए एक बहुत विशाल सभा हुई थी टाउन हॉल में। बंगाल विभाजन संबंधी जो अन्य तथ्य हैं उनको भी ध्यान रखें। 16 अक्टूबर 1905 को जो विभाजन का प्रभावी दिन था, इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस के रूप में मनाने को कहा था, तो राखी दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा था। कृष्ण कुमार मित्र ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाने की बात की थी, तो शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। और कृष्ण कुमार मित्र ने ही सबसे पहले बहिष्कार की बात की थी, तो बहिष्कार भी किया गया। शिक्षा का भी बहिष्कार हुआ, विद्यार्थी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। तो एंटी सर्कुलर जो कमेटी बनी थी, दरअसल विद्यार्थियों को कॉलेज जाने से रोका जा रहा था एक सर्कुलर के माध्यम से, तो इसके लिए एक एंटी सर्कुलर कमेटी बनी थी, जिसमें आपके सचिंद्र बसु इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ऐसे ही बंगाल में पहले से कार्य कर रही थी डांस सोसाइटी, तो उसमें आपके सतीश चंद्र मुखर्जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन हुआ। सबसे पहला जो नेशनल कॉलेज यहाँ बना था रंगपुर में बना था। रंगपुर का जो कॉलेज था वो सबसे पहला राष्ट्रीय कॉलेज था 8 नवंबर 1905 को। फिर 16 नवंबर 1905 को एक बैठक हुई जिसमें बंगाल के सभी बुद्धिजीवी उस बैठक में भाग लिए थे और ये तय हुआ कि एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया जाएगा। गुरुदास मुखर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। ठीक, दिल्ली में बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 28 नंबर। दिल्ली में बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। पंजाब में लाला लाजपत राय कर ही रहे थे, महाराष्ट्र में आपके तिलक कर ही रहे थे। तिलक ने जो शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जो मनाने की प्रक्रिया जो परंपरा शुरू की थी महाराष्ट्र में, उसको बंगाल में भी इस बंग भंग आंदोलन के दौरान मनाया गया था। ठीक, कांग्रेस ने अपनी ब्रिटिश समिति का गठन कब किया?
कांग्रेस ने अपनी ब्रिटिश समिति का गठन 1889 में किया था। ठीक, ब्रिटेन के इस कमेटी के माध्यम से ब्रिटेन के लोगों को या ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराना इसका उद्देश्य था। इंडियन नामक पत्र भी निकालती थी। भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक के दौरान देखने को मिली? सर्वाधिक वृद्धि किस दशक के दौरान देखने को मिली? 51 से 61, 61 से 71, 71 से 81 या 2001 से 2011 के बीच। इस प्रश्न का आंसर बता दें जल्दी, फिर आगे चला जाए। आवाज बुलंद आ रही है चंद्रशेखर जी। जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में रही है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर जिस दशक में रही है वो आपका 61 से 71 वाला जो दौर है, लगभग 24.8% की वृद्धि हुई थी इस दौर में। इसमें 24.6% की वृद्धि हुई। 1911 से 21 वाला जो वर्ष है, इस दौरान निगेटिव में वृद्धि रही थी, -3%। यह इसीलिए 21 को जनसंख्या के संदर्भ में विभाजन रेखा माना जाता है। इसके बाद जनसंख्या में निगेटिव ग्रोथ रेट नहीं रही है, पॉजिटिव रही है और मैक्सिमम वो 61 से 71 के बीच देखी गई थी। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत। तो जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत एम थॉमसन और नोटिस्टन ने दिया था। ये माल्थस भी जनसंख्या का सिद्धांत देते हैं, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत देते हैं। माल्थस का मानना है कि जो खाद्यान्न उत्पादन होता है, तो खाद्यान्न उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो इस अनुपात में होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है? ये आपका समानांतर माध्य के क्रम में ये वृद्धि होती है। और ये कहते हैं कि जनसंख्या ये खाद्यान्न की वृद्धि है, यानी चावल का उत्पादन जो है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा नहीं कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से नहीं होगा। इनका कहना है कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो गुणोत्तर रूप में होती है, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस रूप में होती है। वो कहते हैं कि अगर नैतिक अंकुश लगाकर जनसंख्या को नहीं रोका गया तो प्राकृतिक प्रकोप स्वयं जनसंख्या को रोक देगा। आपदाएं आ जाएगी, महामारी आ जाएगी, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित हो जाएगी, ऐसा माल्थस का कहना है। मार्क्स का कहना है कि दो वर्ग होते हैं समाज में, एक अमीर वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है। तो गरीब वर्ग, औद्योगिक समाज में जब गरीब वर्ग जो होता है, मजदूर जो होता है, वह क्या करता है? उसकी आय का स्रोत जनसंख्या है। अधिक से अधिक बच्चे उत्पन्न करके वो अपनी आय के स्रोत को बढ़ाना चाहता है, हालांकि यह नहीं जानता कि वही उसकी भुखमरी के कारण भी बनता है। तो मार्क्स ऐसी बात कहते हैं। कोलिन क्लार्क ये जनसंख्या वृद्धि की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें 5वीं अवस्था को ये बताते हैं, जिसमें कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि निगेटिव दौर में चली जाती है। जब बहुत उच्च, बहुत ही डेवलप जो समाज हो जाता है उसमें जनसंख्या वृद्धि, जिसमें आप बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व तो परिवार का नहीं लेना चाहते हैं, उस तरह का जब समाज होगा तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि निगेटिव में जाएगी। तो ये 5वीं अवस्था की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की जो पहली अवस्था है उसमें जब इस तरह की बातें नहीं थी, खाद्यान्न की भी कमी थी, चिकित्सा सुविधाओं की भी कमी थी, तो एक तो जन्म दर भी बहुत थी और मृत्यु दर भी बहुत थी। बच्चे भी बहुत जन्म लेते थे और उनकी मृत्यु भी बहुत होती थी। दूसरी जो अवस्था है उसमें थोड़ा सा विकास हुआ खाद्यान्न वगैरह की, तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा जनसंख्या वृद्धि तो वैसे रही लेकिन मृत्यु दर थोड़ा सा कम हुआ। तो ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति यही थी। ठीक, तीसरे में दोनों में सुधार हुआ।
चौथे में आकर और सुधार हो जाता है। तो ये 5 अवस्थाएं जनसंख्या। IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट IQ एयर ने जारी किया है इसे। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है, इसके बाद ढाका है, इसके बाद उलन बटोर है। मंगोलिया की राजधानी पहले भारत की राजधानी नई दिल्ली, फिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका, फिर मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। तो पहला स्थान नई दिल्ली का है। और भारत में सबसे प्रदूषित गाजियाबाद है। भारत के 10 प्रदूषित शहरों में 10वां स्थान दिल्ली का है। सबसे प्रदूषित गाजियाबाद है। जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? भ्रष्टाचार, ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ की संस्था है, तो वो जर्मनी की संस्था है। ये हमने पहले ही मेंशन कर रखा है। तो आपको 86वां जो स्थान है वो भारत का है। इसमें 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि की ग्रोथ रेट रही है, सिर्फ एक ही सेक्टर है जिसकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में रही है, वो कृषि की रही है 3.4%। यह जो ग्रोथ रेट है नेगेटिव में है, उद्योगों की रही है। और यह जो ग्रोथ रेट है ये सेवा सेक्टर की है, ये भी नेगेटिव में है। सेवा सेक्टर का GDP में हिस्सा 54% है, इनका हिस्सा लगभग 25% है, और इनका हिस्सा 100 में से इन दोनों को जोड़ के घटा लीजिए, लगभग 20%, 19.something% इसका कृषि का हिस्सा है। किस चोल शासक ने उत्तरी श्रीलंका को विजित कर वहां जयनाथ मंडलम को अपनी राजधानी बनाया? उत्तरी श्रीलंका को जीतने वाला कौन सा शासक है? चोल शासक। तो उत्तरी श्रीलंका को जीतने वाला चोल शासक राजराज प्रथम है, और इनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीत लिया। ये केवल उत्तरी श्रीलंका को जीते, और राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीता। और कुलोतुंग प्रथम जो हैं, इनके समय में श्रीलंका स्वतंत्र हो गया। इनके समय में स्वतंत्रता, श्रीलंका स्वतंत्र हो गया। महेंद्र पंचम इस समय शासक थे। यहाँ आकर विजय बाहु यहाँ शासक हैं, इसके समय आकर श्रीलंका स्वतंत्र हो गया। ठीक। दक्षिण भारत में अनाज मापने की इकाई थी। दक्षिण भारत में विशेषकर चोल काल में अनाज मापने की इकाई कलम है। ये भूमि मापने की इकाई है, भूमि मापन की इकाई है। यह जो है सिक्का है उनका, स्वर्ण सिक्का है, सर्वाधिक प्रचलित सिक्का है। और आयम, यह इसे राजस्व को आयम बोला जाता था। ठीक। सॉरी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त शासक हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वाकाटक वंशी राजा से किया था? प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वाकाटक वंशी राजा से हुआ था? तो वो रुद्रसेन द्वितीय हैं, और इनके पुत्र प्रवरसेन द्वितीय हैं, जो बाद में शासक बनते हैं। कुछ दिनों तक प्रभावती गुप्ता ने, इनका निधन हो गया था बहुत कम ही समय में, तो प्रभावती गुप्ता ने संरक्षक की भूमिका निभाई। दामोदर गुप्त और दिवाकर गुप्त, दामोदर सेन और दिवाकर सेन 2 पुत्र थे, तो उसमें से आपके दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से शासक बने, अगले शासक। हो गया। ठीक। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न कर रहे होंगे ढंग से, और इससे संबंधित अन्य चीज़ें भी देखते होंगे। एग्ज़ाम
निरंतर नज़दीक आता जा रहा है। धड़कनें तेज़ हो गई होंगी, तो बहुत तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत स्थिर हो जाए, तो थोड़ा सा एक प्रेशर रहना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।